Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 रेड ब्लड सेल एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया। इस चैप्टर में जो हमारे पास आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, उसमें हम लोग जो है वो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। सो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें आयरन की मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट डिस्कस हो चुका है। आज जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक, मीन्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक से किस तरीके से जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Iron is absorbed from all parts of the small intestine, mostly by the following mechanism. The liver secretes moderate amount of apotransferrin into the bile, which flows through the bile duct into the duodenum. So basically small intestine का हर पार्ट जो होता है से जो है वो आयरन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये इसका मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लिवर जो है वो सिक्रीट करता है एपोट्रांसफेरिन, ठीक है। एपोट्रांसफेरिन को वो लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल के अंदर, और फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम के अंदर वो एपोट्रांसफेरिन जाता है। हेयर द एपोट्रांसफेरिन बाइंड्स विद द फ्री आयरन एंड ऑल्सो विद सर्टेन आयरन कंपाउंड। यहाँ पे जो एपोट्रांसफेरिन है वो फ्री आयरन जो होगा उसके साथ और जो भी सर्टेन आयरन कंपाउंड्स है जैसे हीमोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन हो गया, जिनके अंदर आयरन पाया जाता है उनके साथ अटैच्ड होता है। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आयरन इन द डाइट, मीन्स के हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास किसकी, आयरन की। दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन। सो अब इस कम्बिनेशन को हम ट्रांसफेरिन कहेंगे, मीन्स के लिवर ने एपोट्रांसफेरिन जो है वो रिलीज़ किया, ठीक है, और फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में क्या हुआ, वो सिक्रीट रिलीज हो गया, एंड देन वहाँ पे जो है वो एपोट्रांसफेरिन फ्री आयरन के साथ और हमारे पास जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे लाइक हीमोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन हो गया, इसके साथ अटैच्ड हुआ, और फिर वहाँ पे उनकी कम्बिनेशन जो है वो ट्रांसफेरिन कहलाती है। आगे चलते हैं। इट in turn is attached to and binds with receptor in the membranes of the intestinal epithelial cells। अब ये हमारे पास जो ट्रांसफेरिन बना है, ये ट्रांसफेरिन अब किसके साथ अटैच्ड होगा, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, मींस के जो हमारे पास इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन है, मींस कि इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके ऊपर जो है जो मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स की, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे। तो अब ये ट्रांसफेरिन उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड होता है। देन बाय पिनोसाइटोसिस द ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स कैरिंग its iron store is absorbed into the epithelial cells and later released into the blood capillaries beneath these cells in the form of plasma transferrin। अब क्या होगा कि पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये जो मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइनल ट्रैक की, वहाँ पे वो क्या करेंगी, उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स को क्या एब्जॉर्ब करेंगी, और पिनोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू, और फिर क्या होगा कि जो भी आयरन था उनके अंदर, ट्रांसफेरिन के अंदर जो भी आयरन था, अब वो एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड में जो है क्या होगा, रिलीज़ होगा, और प्लाज्मा ट्रांसफेरेंस के थ्रू अब वो उस पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा। आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज एक्सट्रीमली स्लो एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ ओनली अ फ्यू milligrams per liter। दिस मीन दैट इवन when tremendous quantities of iron are absorbed present the food only small portion कैन बी एब्जॉर्ब। देखो आयरन का ये जो पूरा होल प्रोसेस है, जितना हमें सिंपल लग रहा है और जितना जो है वो सिंपलिसिटी से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इतना सिंपल नहीं होता। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसकी वजह से सिर्फ 4 to few milligrams, मीन्स के 4 to 5 milligrams जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल वैल्यूज़ लेते आ रहे हैं, सो सिर्फ मिलीग्राम्स में ये पर डे जो है हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है। इसकी वजह से अगर हमारी डाइट में ज़्यादा अमाउंट पे आयरन की हो जाए तो वो भी इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, इंटेस्टाइन फिर भी उसे इतनी अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और एक किस्म से ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस तरीके से आयरन जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो कि डिजीज़ कॉज कर सके हमारी बॉडी में। अगर इस मैकेनिज़्म में कोई डिस्टर्बेंस होगी तब जाके कोई हमारे जो है वो डिजीज़ फैक्टर जो है वो अराइज होंगे, अदरवाइज़ ये फैक्टर्स इतनी आराम से नहीं होंगे। सो ये हमारे पास क्या था कि किस तरीके से इंटेस्टाइन जो है वो नॉर्मली आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है इंटेस्टाइन से, बहुत ईजी था। अब आगे चलते हैं। रेगुलेशन ऑफ द टोटल बॉडी आयरन बाय कंट्रोलिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब किस तरीके से बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है आयरन की, जो भी आयरन है हमारी बॉडी में, टोटल बॉडी आयरन को किस तरीके से, बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो है वो कंट्रोल करके हमारी बॉडी जो है नॉर्मली जो टोटल बॉडी आयरन है उसे रेगुलेट करती है, उसे मेंटेन करती है। वो किस तरीके से होता है उसे डिस्कस करते हैं।
So a regulation of the total body iron by controlling rate of absorption when the body has become saturated with iron, so that essentially all apopharatin in the iron store areas in is already combined with the iron, the rate of additional iron absorption from the intestinal tract becomes greatly decreased. सो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इस पॉइंट में वो कह रहा है कि किस तरीके से रेगुलेट कर रही है बॉडी जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करके किस तरीके से टोटल बॉडी जो में जो आयरन है उसको रेगुलेट कर रही है. सो बेसिकली क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में आयरन जो है वो इसेंशली ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो आयरन स्टोरेज एरियाज़ है वहाँ पे जो एपोफेरेटिन होता है वो एपोफेरेटिन प्रोटीन जो है वो एडिशनल आयरन को क्या करता है, अपने साथ कंबाइन कर देता है. और उसने अब एडिशनल आयरन को कंबाइन कर दिया वहाँ पे, तो उसके बाद जो इंटेस्टाइन में रेट है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, मीन्स कि अब इंटेस्टाइन के पास ये स्टिमुलस चला गया है कि अब इंटेस्टाइन ने जो है वो आयरन को कम मिकदार में एब्जॉर्ब करना है. क्यों? क्योंकि एपोफेरेटिन ने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है उतने अमाउंट ऑफ आयरन को जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है. इसके बाद क्या होगा, अब जब आयरन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तब क्या होगा, कन्वर्सली व्हेन द आयरन स्टोर्स हैव बिकम डेप्लीटेड the rate of absorption can accelerate properly 5 or more times normal. Thus total body iron is regulated mainly by altering the rate of absorption. अब अगर हमारी बॉडी में आयरन जो है वो कम हो गया है और आयरन स्टोर में जो है एपोफेरेटिन था उसने अब आयरन को एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया, मीन्स कि वहाँ पे आयरन इतना नहीं है कि हमारी बॉडी में नॉर्मली जितनी आयरन की मकदार होती है. सो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, सो इस तरीके से आयरन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो हमारी बॉडी में कंट्रोल करवाता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन को, नॉर्मल जो भी एब्जॉर्प्शन है उसकी हमारी बॉडी में. सो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है. सो आई होप ये समझ आ गया होगा. अब गाइज आयरन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, आयरन के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, आयरन से रेगुलेशन से रिलेटेड, आयरन का लॉस, ये सब कुछ हम लोग लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं. अब आयरन मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक है वो आपका पूरा कवर हो गया है. अब आगे चलते हैं, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कवर करते हैं. सो अगर आप लेक्चर नंबर 9 एंड 10 देखेंगे ना तो आयरन मेटाबॉलिज्म का जो भी गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 में लेक्चर है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा. ओके, सो अब अगला ऑब्जेक्टिव जो है गाइटन के चैप्टर में 32 जो चैप्टर है रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड पॉलीसिथिया, उसमें है लाइफ स्पेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ अबाउट 120 डेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि किस तरीके से आरबीसीज काम करती हैं. सो जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसीज का वो अबाउट 120 डेज होता है. अब इसे डिस्कस करते हैं. व्हेन red blood cells are delivered from the bone marrow into the circulatory system. They normally circulate an average of 120 days before being destroyed. जब आरबीसीज, देखो आरबीसीज क्या हो गया था, जो रेटिकुलोसाइट स्टेज तक आरबीसीज जो हैं वो हमारे पास बन रही थी, देन बोन मैरो में बन रही थी. अब उसके बाद जो है उसे जो है वो फिर क्या हुआ कि आरबीसीज जब बन रही हैं हमारी बोन मैरो में बन गई हैं तो अब उसे ब्लड में सर्कुलेट होना पड़ता है. तो ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ऑलमोस्ट वो आरबीसीज जो है 120 डेज तक जो है वो सर्कुलेट करती हैं. 120 डेज के बाद वो नॉर्मल आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. इवन थो मेच्योर रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे डू हैव साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज एंड फॉर्मिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी. देखो आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी जो है इस तरीके से उन्हें प्रोवाइड होती रहती है. ओके, देन है दीज एंजाइम्स ऑल्सो, अब ये एंजाइम्स क्या कहते हैं, मेंटेन प्लेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो भी कैपेबिलिटी होती है उसको जो है वो मेंटेन करते हैं. सेकंड मेंटेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस की जो भी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू मेम्ब्रेन से उसके आयन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. कीप द आयरन ऑफ द सेल्स हीमोग्लोबिन इन द फेरस रेदर देन फेरिक फॉर्म. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है इसे याद रखिएगा. ये जो एंजाइम्स होते हैं आरबीसीज के अंदर वो क्या करते हैं, जो आयरन हीमोग्लोबिन में होता है ना उसे फेरस फॉर्म में ही रिमेन रखते हैं रादर देन फेरिक फॉर्म में. ठीक है, ये याद रखिएगा. ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है
वो फेरस फॉर्म में होता है या फेरिक फॉर्म में, तो वो हमेशा फेरस फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में नहीं होता, ओके। क्योंकि अगर फेरिक फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्शन करवाएगा, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन करवाएगा, इसकी वजह से हमारे जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। सो ये एंजाइम क्या करते हैं, कीप द आयरन ऑफ द सेल हीमोग्लोबिन इन द फेरस फॉर्म रादर देन फेरिक फॉर्म। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीडेशन होती है प्रोटीन्स की, उसे जो है प्रिवेंट करते हैं, मीन्स के ऑक्सीडेशन नहीं होने देते प्रोटीन्स के आरबीसीज में। इवन सो द मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑफ ऑल आरबीसीज बिकम प्रोग्रेसिवली लेस एक्टिव एंड द सेल्स बिकम मोर एंड मोर फ्रेजाइल परमिसिबली बिकॉज देयर लाइफ प्रोसेसेस वेयर आउट। अच्छा, अब जो ऑल आरबीसीज होता है बेसिकली उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा लेस एक्टिव हो जाता है, वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और फिर इस वजह से वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। Once the red cell membranes become fragile, the cell ruptures during passage through some tight spot of the circulation. Many of the red blood cells self-destruct in the spleen where they squeeze through the red pulp of the spleen. अब क्या होता है, जैसे ही उनके आरबीसीज की देखो उनके डेज कंप्लीट हो गए, वो फ्रेजाइल होगी, जैसे ही उनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है तो फिर उनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस, स्प्लीन में आरबीसीज की सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो स्क्यूज हो जाती हैं थ्रू द रेड पल्प ऑफ स्प्लीन। रेड पल्प ऑफ जो स्प्लीन होता है वहाँ पे जाके वो क्या हो जाती हैं, स्क्यूज हो जाती हैं। There the space between structure trabeculae of the red pulp through which most of the cells must pass are only 3 micrometer wide in comparison with the 8 micrometer diameter of the red blood cell. When the spleen is removed, the number of all abnormal red blood circulating blood increases considerably. अच्छा देखो क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास स्प्लीन है उसके अंदर जो ट्रेबुक्लाई है, मीन्स कि उसके अंदर आप लोग स्प्लीन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ट्रेबुक्लाई होते हैं, स्ट्रक्चर ट्रेबुक्लाई होते हैं रेड पल्प के। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो है ये 3 माइक्रोमीटर वाइड होता है, ठीक है, और इसका इन कंपैरिजन 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो जब भी आप स्प्लीन को रिमूव करते हैं सो नंबर ऑफ ओल्ड आरबीसीज जो होती हैं एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेटिंग इंक्रीज कर। देखो स्प्लीन का क्या काम होता है, स्प्लीन जो है वो आरबीसीज में जो भी आरबीसीज की सेल्फ रिडक्शन होती है ना वो हमारे पास स्प्लीन में होती है, तो ऑब्वियसली स्प्लीन में जो है वो ओल्ड आरबीसीज हमें मिलेंगी, ठीक है, ओल्ड आरबीसीज फ्रेजाइल आरबीसीज मिलेंगी। तो अगर स्प्लीन किसी भी वजह से रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से या फिर स्प्लीन की कोई डिजीज़ हो जाती है तो ये ओल्ड आरबीसीज जो है ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये सब कुछ बताया इन्होंने, ठीक है। सो ये बेसिकली आरबीसीज की लाइफ स्पेन के बारे में था। आई होप ये लेक्चर अब समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो नॉर्मली आपको पॉइंट हो आपको यही होना चाहिए, नॉर्मली जो है 120 डेज के बाद आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेनली वो स्प्लीन में भी इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। आरबीसीज के अंदर अपने भी क्या होते हैं जो है वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उसे सेल मेम्ब्रेन को परमेबल रखने के लिए उसको हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस वगैरह में हेल्प करते हैं। अच्छा, आयरन को जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन में जो है उसे फेरस फॉर्म में रखना रादर देन फेरिक फॉर्म, और जो प्रोटीन की ऑक्सीडेशन है उसे प्रिवेंट करते हैं। और उसके अलावा सिंपल वही कि ये सेल जो है वो जब आरबीसीज ओल्ड हो जाती हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती हैं जो ट्रेबुकला होते हैं स्प्लीन के रेड पल्प की ट्रेबुकला, वहाँ पे जाके ये जो है समझे कि वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्ट होती है, वहाँ पे इनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। आई होप ये लेक्चर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए ईजी रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो है वो सीक्वेंस क्वेश्चन भी होता है। सो स्टार्ट करते हैं। Destruction of hemoglobin. When red blood cells burst and release their hemoglobin, the hemoglobin is phagocytized almost immediately by macrophages in the many parts of the body, but especially by the Kupffer cells of the liver and macrophages of spleen and bone marrow. देखो जब भी आरबीसीज बस्ट होती हैं, आप लोगों ने देखा कि आरबीसीज जब 120 डेज के बाद जो है रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, तो अब उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। वो हीमोग्लोबिन जो है वो इमीडिएटली मैक्रोफेजेस होते हैं, जैसे लिवर के कफर सेल्स ऑफ लिवर्स होते हैं या फिर स्प्लीन के मैक्रोफेजेस होते हैं या मोन मैरो के, वो इन्हें क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इमीडिएटली। जैसे आरबीसीज रप्चर हुई, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, मैक्रोफेजेस थे जो कि लिवर में थे, स्प्लीन में थे, बोन मैरो में थे, उन्होंने इस
हीमोग्लोबिन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या फिर फेगोसाइट कर लिया, ठीक है। मैक्रोफेजेस हैं तो वो फेगोसाइटोटिक का प्रोसेस करेंगे, तो उन्होंने उसे फेगोसाइट कर लिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू आवर्स टू डेज द मैक्रोफेजेस रिलीज आयरन from the hemoglobin and pass it back into the blood to be carried by transferrin either to the bone marrow for the production of the new red blood cells or to the liver and other tissues for storage in the form of ferritin। अब क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद वो हीमोग्लोबिन, वो मैक्रोफेजेस जो थे वो उस हीमोग्लोबिन से आयरन को रिलीज़ करेंगे। अब वो आयरन या तो ब्लड के थ्रू मीन्स के या तो अब वो ब्लड के थ्रू जो है क्या होगा कि वहाँ से ब्लड में जो ट्रांसफेरन होगा वो उसे कहाँ तक, बोन मैरो में लेके जाएगा उस आयरन को, ताकि न्यू आरबीसीज फॉर्म हो, न्यू हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो, या फिर उसे कहाँ लेके जाएगा, जो भी स्टोरेज एरिया है हमारे पास अदर टिश्यूज़ में लेके जाएगा, जहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन ये आयरन जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो या तो वो स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में एज द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, या फिर न्यू हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में वो यूज़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। द porphyrin portion of the hemoglobin molecule is converted by the macrophages through a series of stages into the bile pigment bilirubin, which is released into the blood and later removed from the body by secretion through the liver and the bile. This is discussed in relation to the liver function। अच्छा, और उसका जो पोरफायरिन पोर्शन होगा हीमोग्लोबिन का, आपकी हीमोग्लोबिन से हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें पोरफायरिन की चेंज भी पढ़ी थी। सो जो उसका आयरन जो था वो तो बेसिकली यहाँ तो हीमोग्लोबिन, न्यू हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बोन मैरो में चला जाएगा, या फिर क्या होगा कि वो आयरन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा फेरिटिन की फॉर्म में। लेकिन उसका जो पोरफायरिन होगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पोर्शन, वो क्या होगा, मैक्रोफेजेस उसको कन्वर्ट कर देंगी, काफ़ी सारे स्टेजेस, सीरीज ऑफ एक्शंस होंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगी बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन में, जो कि ब्लड में पहले रिलीज होगा और फिर वो लिवर के थ्रू मीन्स के लिवर जो है उसे बाइल में उसे सिक्रीट करेगा और फिर उसे बॉडी से लिवर फंक्शन के थ्रू वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो ये डिस्ट्रक्शन थी हीमोग्लोबिन की जो हम लोगों ने क्या की, डिस्कस की। सो अगर मैं इसको यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोगों को बताती हूँ तो सिंपली क्या हुआ, आरबीसीज 120 डेज के बाद आरबीसीज जो हैं, देखो 120 डेज के बाद आरबीसीज क्या हो गई, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ से जो आयरन निकला, अब उस आयरन ने क्या किया, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन की जो भी डिस्ट्रक्शन हुई, यहाँ पे सब प्रोसेस चेंज है, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई, एक मिनट सॉरी, हाँ देखो आरबीसीज जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं। क्या यहाँ पे आरबीसीज जो है, यहाँ पे आरबीसीज ये थी, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। ये हीम एंड ग्लोबिन मॉलिक्यूल अलग हो गए, ये तो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में हो जाएगा, फिर वो अमाइनो एसिड्स बाकी जाके अपना जो भी प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो करेंगे। अब क्या हुआ, ये आयरन जो है, अब ये आयरन क्या क्या हो सकता है, ये आयरन या तो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, ठीक है, या फिर रिलीज टू ट्रांसफेरेंट जो कि सेरोप्लाज्मिक जो कंपाउंड उनको बनाता है, या फिर यही आयरन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्या बनाना शुरू कर देगा, हमारी बॉडी में क्या, न्यू हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाएगा बोन मैरो में जाके। और इसका जो हीम का जो पोरफायरिन है वो क्या होगा, पहले बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा एंड देन बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर लिवर अपने कुछ फंक्शन करती है एंड देन उसको जो है वो बाइल के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है। तो ये था फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, आपसे पूछें या फिर आपसे पूछें कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन किस तरीके से हुई वो बता दें। सो गाइस लेक्चर नंबर 9 एंड 10 आप जो है वो जो भी आप लेक्चर नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे ना, तो वो सारा लेक्चर जो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को आयरन की मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट किया। सो हम लोग ने देखो, हम लोगों ने, मैं एक बार दिखा, आयरन मेटाबॉलिज्म पूरा हम लोग लेक्चर नंबर 9 से लेके अब तक आयरन मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, ठीक है। फिर ये पूरी डायग्राम हम लोगों ने जो है वो नॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस की है। देन उसका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, डेली यूज़ आयरन का क्या है, देन उसके बाद इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। रेगुलेशन ऑफ आयरन डिस्कस किया है। लाइफ स्पेन जो आरबीसीज की 120 डेज होती है वो डिस्कस किया है। एंजाइम्स के बारे में उसके डिस्कस किया। देन हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्कस की। सो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो है पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एनीमियाज। सो उसे अच्छे से देखिएगा, इन सब से भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। और आगे जो इम्पॉर्टेंट है, आगे जो टॉपिक है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ।
और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को, अगर कोई भी क्यूरी हो तो मैं आप लोगों की क्यूरी क्लियर कर दूंगी। आई होप आप लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा गाइस। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।